नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उन्होंने कल तक ऊष्माधारिता की थोड़ी बहुत वार्तालाप कर ली थी। दोबारा ऊष्माधारिता पर बात करने वाले हैं, यानी ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या बताई थी आपको? मेन परिभाषा, किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस निकाय की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी 1 डिग्री केल्विन ताप या 1 केल्विन ताप या 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस निकाय की क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/Δt। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आपको कल बताया था मैंने, कल अपन CP व CV में संबंध करेंगे। ठीक है, तो आज CP व CV में साथ में संबंध करते जाएंगे, साथ में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट। CP व CV में क्या करने वाले हैं? संबंध। क्या करने वाले हैं? संबंध करने वाले हैं। CP व CV में संबंध। अब अपन देखते हैं, पहले CP व CV में संबंध करने से पहले अब आपको बताऊँ मैं CP क्या होता है व CV क्या होता है। CP देखो, P मतलब ये नीचे होता है, जहाँ कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। CV का स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो चलिए स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का अपन जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, CP के बारे में देखते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है, इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CP से। ठीक है, ये हो जाएगा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अब अपन ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या करके आई कि यदि किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा उस निकाय की ऊष्माधारिता कहलाती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्थिर दाब पे बात कर रहे हैं, तो स्थिर दाब के लिए क्या लिख देंगे? स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में, यानी इतने एडिशनल सब जो वर्ड है वो इतने करना है। स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जहाँ पे CP नहीं स्थिर, उसे क्या कहते हैं? CP यानी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है, 1 डिग्री स्थिर दाब की ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा या अवशोषित जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। इसके लिए अपन सूत्र क्या लिख देंगे? एक मिनट, इसको छोटा कर देता हूँ। C बराबर Q/Δt। Q/Δt इज इक्वल टू, यहाँ पे दाब क्या स्थिर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? मैं CP इज इक्वल टू Q/Δt, क्योंकि स्थिर दाब के लिए है तब यहाँ पे लिख देना स्थिर दाब के लिए, अगर समझ में ना आए तो।
या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी इज इक्वल टू, ये इस भाग में इधर आगे गुणा में, तो सी पी इंटू डेल टी हो जाएगा। हो गया ना। चलिए यहाँ तक समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि मान ना मानो तो एक दिक्कत नहीं है आगे। तो अपन जानते हैं एंथैल्पी की परिभाषा से, एंथैल्पी की परिभाषा से, जो एंथैल्पी की परिभाषा है वो क्या होती है, या स्थिर दाब पर जब डेल एच का मान कितना होता है, डेल एच का मान किसके बराबर होता है भाई, क्यू पी के बराबर। तो समीकरण 1 से क्या कर देंगे, अतः डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह देखो क्यू पी की जगह किसका मान रख देंगे, डेल एच का। डेल एच का मान क्या आ गया, डेल एच का मान आ गया सी पी अपॉन डेल टी। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता की जो व्यंजक भी हो गया, साथ साथ में देखो दोबारा बता देता हूँ। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता यानी स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लो। स्थिर ताप पर किसी निकाय को स्थिर दाब पर किसी निकाय के लिए आवश्यक ऊष्मा, किसी स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस निकाय की ऊष्माधारिता कहलाती है। इस सूत्र से आ गया ना। ये ताप है, ये ऊष्माधारिता निकल जाएगी, क्यू पी बराबर सी पी इंटू डेल टी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या करने वाले, सी वी यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी वी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो क्या लिख सकते हैं, उसमें क्या लिख के स्थिर दाब पर, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्थिर आयतन पर किसी निकाय के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन वृद्धि के लिए आवश्यक जो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होती है उस निकाय की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, तो ऊष्माधारिता की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन डेल टी, देन यहाँ पे क्या है, वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन डेल टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो वी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वी क्या है, कांस्टेंट। इसके बाद ये स्थिर आयतन पर हो गया, तो अपन क्यू वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू वी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल टी, सी वी इंटू डेल टी लिख सकते हैं, सी वी इंटू डेल टी। तो अपन जो सी वी जो क्यू वी है वो किसके बराबर पड़ा था, डब्ल्यू के टी से, डब्ल्यू के टी से किसके बराबर पड़ा था भाई, डेल ई किसके बराबर पड़ा था ना, क्यू वी के। तो अपन नेक्स्ट पेज पर क्या लिख देते हैं, तो क्यू वी की जगह डेल ई का मान लिख देते हैं, डेल ई क्यू वी का मान क्या था, सी वी डेल टी, सी वी डेल टी। ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 3 आ गए। तो एंथैल्पी की परिभाषा के अनुसार, एंथैल्पी की
परिभाषा से। तो एंथैल्पी की परिभाषा वो क्या है, एंथैल्पी की परिभाषा से, एंथैल्पी की परिभाषा से अपन क्या लिखते हैं, एच बराबर क्या होता है, ए प्लस में पी वी होता है ना। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन कर देंगे। इसके नेक्स्ट बारे में अपन क्या है, अवस्था परिवर्तन मतलब इसकी परिवर्तन की दर लिख देंगे समय के साथ। तो डेल ई, ये भी डेल ई, डेल पी वी, ये लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये नेक्स्ट स्टेप है, पहले वाली वो उतार लेनी है। उसके बाद ये डेल पी वी है, यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसलिए इसको तो लिखेंगे नहीं। वी का क्या हो जाएगा, तो अवकलन है समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, पी बार आ गया डेल वी, डेल वी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो पी का मान अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है, और यदि समझ में ना आया तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये दोबारा लिख देता हूँ, फिर किसी को समझ में ना आया आगे कर लेंगे कोई किसी चेंज। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखा था, एंथैल्पी की परिभाषा से। एंथैल्पी की परिभाषा क्या कहती है, एच बराबर क्या होता है, ए प्लस में पी वी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान जो आपको बताई थी, मतलब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल अवस्था परिवर्तन के दौरान परिवर्तन की दर लगा देंगे। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या आ जाएगा भाई, सभी के आगे परिवर्तन हो जाएगा इसके अंदर। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में डेल पी वी। एक तो इनका अलग अलग करके इसका डिफरेंशियल निकाल कर वैसे कर सकते हो, वरना क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट अपना आदर्श ज्ञान से पी वी बराबर एन आर टी होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से पी वी बराबर एन आर टी, यहाँ पे एन का मान ले लेते हैं 1 मोल, एन बराबर 1 मोल, एन बराबर 1 मोल अपनों ने ले लिया, एन बराबर 1 मोल ले लिया। तब क्या कर देंगे अपन, इसकी जो साइज है उसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे एक बार। तो ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से n बराबर 1 मोल, आदर्श गैस समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं, क्या होती है, पी वी बराबर आर टी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि पी वी बराबर आर टी हो जाएगी, फिर पी वी बराबर आर टी, इसका मान क्या पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में डेल आर टी। ठीक है, डेल आर टी लिख देंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं भाई, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में, यहाँ पे क्या लिखा था, डेल आर टी। आर का अपन डिफरेंशियल नहीं करने वाले, क्योंकि आर क्या है, एक स्थिरांक, तो अपन टी का ही करने वाले हैं। परिवर्तन की दर तो टी में ही होगी, स्थिरांक में कौन सी परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आर अपन बाहर ले लेते हैं और डेल टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो डेल एच है, डेल ई है, वो या तो ग्रुप समीकरण 2 समीकरण 3 में, इसीलिए इनका मान पुट किया था वहाँ पे, क्यू वी के बराबर है, क्यू पी के बराबर है। तो इनके मान कहाँ से, 2 व 3 से मान इनके रख देंगे, 2 व 3 से इनके मान रखेंगे। तो डेल एच का मान क्या था, सी पी डेल टी था, देख लेते हैं यही था क्या, डेल का एच मान सी पी डेल टी हो गया, ये तो अपन सही लिख दिया अभी। और जो डेल ई है उसका मान क्या है, डेल ई का मान है सी वी, ये सी है, क्यों मैं समझे, सी वी डेल टी क्या है, सी वी बराबर
सी वी डेल टी फिर इसमें आर डेल टी, ये हो जाएगा। ये सी पी आई इधर लिएंगे, सी पी डेल टी माइनस सी वी डेल टी इज इक्वल टू आर डेल टी। क्या बच गया, आगे चलते हैं। अब ये सी पी सी वी यहाँ पे डेल टी सेम है, तो डेल टी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। डेल टी मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर डेल टी। देखो डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये क्या होता है, सी पी व सी वी में संबंध है, यानी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का अंतर गैस नियतांक यानी आर होता है। ठीक है, यही है जो सी पी व सी वी में अब संबंध समीकरण प्राप्त की गई है। चलिए ये हो गया, ये आप देख लेना। आगे देखते हैं लॉ ऑफ जूल्स यानी जूल का नियम। जूल का नियम, जूल का नियम क्या था, जूल ने क्या बताया था, जूल बताया कि अपन जो आयतन होते हैं वी कांस्टेंट यानी स्थिर आयतन पर जो ताप के साथ ऊर्जा परिवर्तन की जो दर है वो अपन किससे ज्ञात करते हैं, स्थिर आयतन पर ताप के साथ जो ऊर्जा परिवर्तन की दर है, ऊर्जा परिवर्तन की जो ऊर्जा परिवर्तन की दर है वो किससे ज्ञात कर लेते हैं अपन, ऊष्माधारिता द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, ऊष्माधारिता से ज्ञात करते हैं। यानी जो स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दर ऊष्माधारिता से ज्ञात करते हैं। बट लेकिन जब अपन किसको स्थिर करते हैं, ताप को स्थिर करते हैं, ताप को डेल टी इक्वल टू क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। ताप को अब यदि अपन स्थिर कर देते हैं तब क्या होता है, आयतन के साथ जो ऊर्जा परिवर्तन है ना, आयतन के साथ जो ऊर्जा परिवर्तन की दर होती है ना, ऊर्जा परिवर्तन की जो ऊर्जा परिवर्तन की दर रहती है वो इससे ज्ञात नहीं करते। उनको मापने के लिए फिर जूल ने क्या दिया, एक नियम दिया मापने के लिए। जूल ने एक नियम प्रस्तुत किया, क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे जूल का नियम अपन कहते हैं। यानी क्या होता है कि जो स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष ऊर्जा की या ऊर्जा आयतन के साथ ऊर्जा परिवर्तन जो दर है उसको ज्ञात करने के लिए जूल का नियम दिया गया। ठीक है, आगे इस नियम के बारे में बात करते हैं। तो ये नियम क्या है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका संबंध किससे है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। और ये एक प्रयोग के आधार पर दिया गया है। मानो जूल ने एक प्रयोग किया था, दो बल्बों को लेकर जो एक दूसरे से मतलब स्टॉपर की सहायता से जुड़े हुए थे। ठीक है, जिससे उसने क्या किया, जो बल्ब ए था उसमें तो कोई गैस भर दी और बी को सीधा ही निर्वात में रख दिया। ठीक है, तो इनको क्या किया, बाद में जो एक विलायक है उससे भरे पात्र में रख दिया। उसके बाद इस पात्र के ऊपर एक थर्मामीटर लगा दिया और इसे एक विलोडक से जोड़ दिया। फिर जो विलोडक है उसको घुमाकर छोड़ देते हैं और जो घुमाकर क्या करते हैं, जो पात्र में जो उपस्थित विलायक के मध्य है उसमें समय अपन इसे क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। और ताप जो पूर्णतः स्थिर होने पर हो जाता है, उस थर्मामीटर की सहायता से अपन क्या कर देते हैं, नोट कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लिया। अब क्या होते हैं, जो बल्बों के बीच में अपन क्या लगाया था, स्टॉपर लगाया था ना, उसको क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं।
जिससे इन दोनों की एक जो निर्वात में रखा था, एक जो गैस था, उनकी गैस क्या हो जाती है, प्रसारित है। ए बल्ब और बी बल्ब समान रूप से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। मतलब ए व बी बल्ब क्या हो जाते हैं पात्र में, उनकी जो गैस है वो एक समान रूप से फैल जाती हैं और इसको अपन क्या कर देते हैं, जो उसमें सम है ना वहाँ तक आने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद जो उसका थर्मामीटर से ताप नोट करते हैं। फिर अपन क्या देखते हैं कि जो ताप में है उसमें परिवर्तन आता ही नहीं है। ठीक है, अब दोबारा आपको इसका प्रयोग के द्वारा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या लिखते हैं, जूल के नियम के अनुसार। ये तो होगी प्रायोगिक बातें जो आप अध्ययन करके भी सीख सकते हैं या आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएगी, नोट्स जैसे आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। अब आप देखते हैं कि जूल क्या कहता था, जूल के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी तंत्र की ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती। यानी कोई भी तंत्र है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, वी पर निर्भर नहीं करती, वी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके ताप पर निर्भर करती हैं। उसके ताप पर क्या करती हैं, निर्भर है। ताप पर क्या करती हैं भाई, निर्भर। वी पर निर्भर नहीं करती, उसके ताप पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। अर्थात अपन क्या लिखते हैं, जो निकाय की ऊर्जा वो ताप का क्या होती है, फलन होती है। निकाय की ऊर्जा क्या होती है, ताप का फंक्शन होती है, यानी फलन होती है। E इक्वल टू एफ टी होती है। आई बात समझ में, यानी किसी भी तंत्र की ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसके ताप पर निर्भर करती है। निकाय की ऊर्जा ताप क्या क्या होती है भी, एक फलन होती है। आई बात समझ में। आगे अपन जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव देख लेते हैं। जूल थॉमसन या जूल थॉमसन भी कह देते हैं कुछ इसको, या शीतलन, ये प्रभाव क्या है, ये क्या है कि जब रुद्धोष्म परिस्थिति होती है ना, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, रुद्धोष्म आपको बताया था, रुद्धोष्म परिस्थिति में यदि किसी गैस में जो उच्च दाब है ना, यहाँ पे मानो दाब उस दाब से निम्न दाब की ओर प्रसार हो, ठीक है, या इस निम्न दाब की ओर निर्वात में क्या हो, प्रसार हो, क्या हो, निर्वात में एक छोटे छिद्र में से प्रसार हो, क्या हो, एक छोटे छिद्र द्वारा प्रसारित किया जाए। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक छोटे सा छिद्र लगा दिया जाता है और प्रसारित किया जाता है, या निर्वात जो निम्न दाब उससे निर्वात की तरफ एक मतलब बहुत से छोटे छिद्र में से इनको प्रसारित किया जाता है। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद गैसों का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो उनके अंदर थोड़ा जो ठंड से महसूस होने लगती है, मतलब शीतलता आने लगती है, जिससे वो ठंडी होने लगती है और अपन देखते हैं जम जाती है, वैसे वो ठंडी होने लग जाती है। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है, शीतलन प्रभाव कहलाता है। बात आई समझ में। देखते हैं यानी रुद्धोष्म परिस्थितियों के समय यदि किस गैस में अपन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या निम्न दाब से निर्वात की ओर छोटे से छिद्र द्वारा प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात तो उस गैस का शीतलन हो जाता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, और आपको एक बात बता दूँ, हाइड्रोजन व हीलियम के अलावा हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी गैसें दर्शाती हैं शीतलन प्रभाव। के अतिरिक्त अन्य सभी गैसें ये प्रभाव क्या करती हैं, दर्शाती हैं। जो जूल थॉमसन गुणांक होता है उसको किससे व्यक्त करते हैं भाई, म्यू जेड टी से।
जूल थॉमसन गुणांक, जो जूल थॉमसन गुणांक है उसको किससे व्यक्त करते हैं? म्यू जेड टी से। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू जेड टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी गुणा में एच। ठीक है, आई बात समझे? नहीं आई क्योंकि अपनों ने डेल एच। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट आगे बात करते हैं उष्मा विज्ञान की, उष्मा रसायन विज्ञान की। उष्मा रसायन विज्ञान, उष्मा रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक विक्रियाओं के अनुसार होने वाले उष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे उष्मा रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल बात। अब आगे इसके रिएक्शन देखते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो होती है, अपन पढ़ कर आए थे उष्मा शोषी, जो उष्मा शोषी होती है वो अपन पढ़ चुके हैं। एक उष्मा क्षेपी, दो विक्रियाएं होती हैं जो अपन इसके अंदर करने वाले हैं। तो उष्मा शोषी विक्रियाएं और उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी, ये अपन रिएक्शन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उष्मा शोषी किसे कहते हैं? उष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषना यानी ग्रहण करना। अपन आपको बताया था इस टॉपिक पर किसके अंदर बात करने वाले हैं? निकाय फ्री, मतलब निकाय क्या करता है? अपने बाहर निकाय की क्या होता है? प्रवेश होता है। निकाय प्रवेश से उष्मा क्या करता है? निकाय प्रवेश से उष्मा ग्रहण करता है, यानी वह रासायनिक विक्रिया जिसमें निकाय प्रवेश से उष्मा ग्रहण करता है उष्मा शोषी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं उष्मा क्षेपी पर। उष्मा क्षेपी क्या होती है? वह रासायनिक विक्रिया, उष्मा क्षेपी मतलब प्रदान करना, यानी वह रासायनिक विक्रिया जिसमें निकाय प्रवेश से उष्मा ग्रहण नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता। तो कौन करेगा भाई? पहले में तो निकाय ने प्रवेश से उष्मा ग्रहण कर ली, अब निकाय किसको ऊर्जा देगा? प्रवेश को उष्मा देगा। तो वह विक्रिया जिसमें निकाय प्रवेश को उष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? उष्मा क्षेपी विक्रिया। ठीक है, इन दोनों को एग्जाम्पल करें या ना करें? उष्मा निकाय प्रवेश को, यहाँ पे प्रवेश क्या कर लेता है? ग्रहण। वहाँ पे निकाय ग्रहण कर रहा था, यहाँ पे प्रवेश क्या कर रहा है? ग्रहण। इतना देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं उष्मा शोषी के एग्जाम्पल के बाद, उसके बाद उष्मा शोषी। उष्मा शोषी उसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले क्या होता है? N2 प्लस में O2 इज इक्वल टू 2N। यहाँ पे क्या होती है? इसको उष्मा देनी पड़ती है विक्रिया के लिए, क्योंकि निकाय क्या करता है? उष्मा ग्रहण करता है। कितने ग्रहण करेगा? 43.3 किलो कैलोरी। ठीक है, इतनी उष्मा क्या करेगा? ग्रहण। ने अपन क्या लिखते हैं इस रासायनिक विक्रिया में? नाइट्रोजन का एक जो अणु होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? क्रिया करके ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करता है। ठीक है, तो करके क्या दोनों अणु आपस में क्रिया करते हैं कि जो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके कितने अणु बन जाते हैं भाई? देखो कितने बन जाते हैं? 2 अणु बन जाते हैं। तो इसके दौरान क्या करते हैं? जो निकाय है वो प्रवेश से कितनी ग्रहण करता है? उष्मा 43.3 किलो कैलोरी ये ग्रहण करेगा। तो इससे निकाय की जो एंथैल्पी है उसमें क्या भाई कमी होगी या वृद्धि होगी? निकाय की एंथैल्पी में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? इसमें सदैव क्या होता है भाई? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल की बात क्या कर देते हैं? उष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल क्या होता है? N2 प्लस में 3H2 इज इक्वल टू क्या होता है? अमोनिया के दोनों बनते हैं। N2 प्लस में 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। जब अमोनिया के दोनों बनेंगे तब अब ये जो है प्रवेश को क्या करेगा? उष्मा प्रदान करेगा।
प्रवेश को ऊष्मा कितनी प्रदान करेगा वहाँ पे तो जो निकाय है वो ग्रहण कर रहा था, यहाँ पे निकाय क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। निकाय प्रवेश को कितनी प्रदान करेगा, 22.4 किलो कैलोरी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जब नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया के 2 अणु बनाता है, तो क्या करता है ये 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा जो उत्सर्जित करता है या ऊष्मा प्रवेश को प्रदान करता है। निकाय है ऊष्मा क्या प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी के अंदर परिवर्तन कितना हो जाएगा, -22.4, यानी ऊष्मा क्षेपी में एंथैल्पी का मान हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अभिक्रिया ऊष्मा की बात। अभिक्रिया ऊष्मा, अभिक्रिया ऊष्मा क्या है, जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो क्या कहते हैं, क्या होती है। देखो, जब अपन क्या करते हैं, कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित का अर्थ जानते हो आप, मतलब जिसमें सभी अणु परमाणु जो जितने अभिकारक में उतने उत्पाद में होंगे। ठीक है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनते समय जो उत्सर्जित या अवशोषित जो भी अपन देखते हैं ऊष्मा होती है ना, उसे क्या कहते हैं। अब देखो, अभिकारक से संतुलित अभिकारक से उत्पाद बनाते समय, यानी रिजेंट से प्रोडक्ट बनाते समय क्या जो भी ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित, या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, या तो ग्रहण की जाती है या बाहर निकाल जाती है, मतलब डोनेट की जाती है, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है, वही क्या कहते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा। इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से उत्पाद बनाते समय उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती हैं। अब देखते हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, तो अभिक्रिया ऊष्मा भी कितने प्रकार की होगी, अनेक प्रकार की। इसकी फर्स्ट अपन बात करते हैं 1 नंबर पर, 1 नंबर एग्जाम्पल लिखते जाना। अपन देखते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहता है, दहन हो रहता है, दहन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा कहते हैं। समझ रहे हो, किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दहन हो रहा हो तो इसमें उपयुक्त अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, दहन ऊष्मा कहलाती हैं। यानी कार्बन का जो ग्रेफाइट है उसका जो 1 मोल है वो अपन क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ या 32 ग्राम की उपस्थिति में जलाने पर 1 मोल या 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है ना। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा मुक्त हुई कितनी होती है, 94.03 किलो कैलोरी। ठीक है, मतलब सी अपन देखते हैं, जब कार्बन से, यानी ये क्या है, कार्बन या ग्रेफाइट फॉर्म में है, ग्रेफाइट से अपन जब क्या बनाते हैं, CO2, क्या बनाते हैं, CO2, तो यहाँ पे कितने किलो कैलोरी, 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, अभी दहन ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है, दहन ऊष्मा। तो ये ऊष्मा होती है ना, इस क्या कहलाते हैं, दहन। तो मतलब इसका दहन हो रहा है तब ये CO2 मुक्त हो रही है। नंबर 2 एग्जाम्पल, जब अम्ल व क्षार की रिएक्शन होती है ना, अम्ल एंड क्षार, अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, या तो जल बनता है या लवण बनता है। जल व लवण 2 ही चीज़ें बनती हैं, जल व लवण बनता है। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, उदासीन अभिक्रिया। तो यानी तो इसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, तो इससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, उदासीन। तो ये ऊष्मा क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, उदासीनीकरण ऊष्मा। इसका आगे देखते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक।
तो 1 नंबर क्रिया कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था। क्रिया कारकों तथा उत्पादों की क्या करती है? उत्पाद की भौतिक अवस्था। ठीक है। नंबर 2 हो जाएगी, वो क्या होगी? ताप का प्रभाव। नंबर 3 दाब व आयतन का वह नहीं है, वह दाब व आयतन का प्रभाव। ठीक है। आगे जो क्रिया कारक है वह उत्पाद है उनकी सांद्रता का प्रभाव। क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता का प्रभाव, ये सांद्रता कितनी है। ठीक है, यानी इतने क्या है, इस पे जो कारक है अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या आ जाती है? समवन ऊष्मा या समभवन की एंथैल्पी, जो करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, समवन की ऊष्मा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करती है लाइक, चैनल सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।